2 सेकंड पहले हम आए, हम यानी इंसान। हाँ, तो इसी से आप अंदाजा लगा क्या। तो कहने का ये हो गया कि मॉडर्न आइडियोलॉजी इज मॉडर्न, आइडियोलॉजी इज यूज्ड फॉर मास मोबिलाइजेशन, एंड Britishers had the ideology. Which ideology they were promoting in India? Divide and rule. नहीं, ideology, ism लगाइए ना उसमें। Divide and rule was one of the part of the ideology. Ideology is used for mass mobilization. Ideology is for ideology का दूसरा इस्तेमाल क्या होता है? For legitimization, सही साबित करना, rightfulness. इंडियंस कहेंगे गांधीज्म बेस्ट है, सोवियत यूनियन कहेगा नहीं मार्क्सिज्म बेस्ट है, अमेरिका कहेगा लिबरलिज्म बेस्ट है, हिटलर कहेगा नहीं नाजीज्म बेस्ट है, मुसोलिनी कहेगा फासिज्म बेस्ट है, आतंकवादी कहेंगे टेररिज्म बेस्ट है। नहीं कहेंगे? टू जस्टिफाई एंड लेजिटिमाइज देयर डिमांड्स और देयर एजेंडा और देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो आइडियोलॉजी का दूसरा इस्तेमाल क्या हो गया? जायज करार देने के लिए, सही साबित करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए। और तीसरा ग्रुप कोहेजन, यानी यूनिटी बनाए रखने के लिए। आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी में टूट फूट ज्यादा नहीं होती। जो कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी से वहां चले गए, कांग्रेस में चले गए, बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन ये देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले जल्दी वहां जाए, वहां से आए, क्योंकि ज्यादा आइडियोलॉजी बेस्ड है। तो आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप पे डिफेक्शन, आया राम गया राम, डिफेक्शन कम होता है। ग्रुप, अमेरिका क्या कहेगा शीत युद्ध के दौरान कि सभी हमें लीडर मान लें, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। क्या बताइए, अपने लिए लड़ रहे हैं या कैपिटलिस्ट विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं? विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हो गया। अब समझ में आ गया आइडियोलॉजी क्या है। अब टक्कर खिलाते हैं, दोनों टक्कर खिलाए, वो कहेंगे इंफीरियलिज्म, तो हम उनका जवाब कैसे देंगे? इसका जवाब तलवार से देंगे या आइडियोलॉजी से? आइडियोलॉजी। तो द इनवर्सली प्रोपोर्शनल आइडियोलॉजी ऑफ इंफीरियलिज्म इज नेशनलिज्म। सुना है आपने? यही तो रूट वर्ड था, इसी के लिए तो सारा किया, इस यहीं तक पहुंचने के लिए तो सारा किया। नेशन से ही तो स्टार्ट किया ना, इंटरनेशनल रिलेशन ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो सारा घूम फिर के यहीं आना है। ये समझते हैं ये सिंबल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। सर, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद वन टर्म इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म होगा तो बताना बाकी है। ये है अभी इसमें क्या क्या है, ये देखिए। और इसकी टक्कर होगी इनसे, टक्कर में जीतेगा कौन? कब जीतेगा? 1920 में, 1930 में? विचारधारा। कब जीतेगा? जब ये कमजोर पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या बात हुई? ब्रिटिश ने भारत को तलवार के दम पे जीता था, तलवार के दम पे ही शासन करना था, ये आइडियोलॉजी की क्या जरूरत पड़ गई? तलवार के दम पे ही जीता ना, तलवार के दम पे जोर जबरदस्ती शासन करना चाहिए। क्या जरूरत पड़ गई आइडियोलॉजी और अपने आप को जायज करा देना और सही साबित करना? ये साबित करने की जरूरत क्यों थी? इस आइडियोलॉजी में कौन कौन से विचार हैं? व्हाइट मैन्स बर्डन, सुना है आप लोगों ने? सिविलाइजिंग मिशन, जी सर। व्हाइट मैन्स बर्डन, सिविलाइजिंग मिशन, और क्या है? ब्रिटिश रूल वॉज ब्लेसिंग ऑन इंडिया। इंडिया वाले तो बैलगाड़ी में थे, हमने रेलगाड़ी लाई। इंडिया वाले के पास तो मॉडर्न एजुकेशन नहीं था, हमने लाया। हमने पोस्ट एंड टेलीग्राफ लाया, हमने मॉडर्न एजुकेशन लाया, हमने उनको सिविलाइज बनाया। वो तो सेल्फ रूल के काबिल नहीं थे, हमने लाया। धन्य हो ब्रिटिश का, नहीं ब्रिटिश का धन्य हो कि भाई उन्होंने हमें मॉडर्नाइज किया। वी वेर इन डार्कनेस, दे इनलाइटेंड अस। हम तो अंधकार में थे,
उन्होंने हमें इनलाइटन किया। हम तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। मैसूर राज्य अलग, लेटर मुगल्स अलग, मराठे अलग, अफगान अलग, बंगाल अलग, मैसूर अलग, हैदराबाद अलग। उन्होंने इकट्ठा लाया एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, उन्होंने सबको जोड़ा एक रेलवे से। उनकी ही देन है राष्ट्रवाद। हमें कितना उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो नहीं आते तो हमारा मॉडर्नाइजेशन ही नहीं होता। हम वही मेडिवल काल में रह जाते, हम फ्यूडल काल में रह जाते। हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन नहीं आती, हमारे यहाँ पोस्ट एंड टेलीग्राफ नहीं आता, हमारे यहाँ रेलवेज नहीं आती, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आता, मॉडर्न एजुकेशन नहीं आता। तो कितना धन्य था उनका काम। तो ये सब इनविंसिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश, इनविंसिबिलिटी, अजय हैं वो। और कौन ये क्या कह रहे हैं कि कॉलोनीज के लोग जो है दे वर इनकैपेबल ऑफ सेल्फ रूल। अंडर आवर बेनिवोलेंट गार्जियनशिप दे विल मूव टुवर्ड सेल्फ रूल। हमारे गार्जियनशिप में हम इन्हें धीरे धीरे सेल्फ रूल की तरफ ले जाएंगे। इतना जस्टिफाई करने की क्या जरूरत थी? तलवार लगा देते जैसा शुरू में लगाया, जैसा शुरू में लगाया था। बताइए ऐसा क्यों? क्या जरूरत है इतना जस्टिफाई करने की? कि दादा भाई नौरोजी भी कह रहे हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल नहीं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। वो भी कह रहे हैं कि एक समय में कि ब्रिटिश रूल वाज ब्लेसिंग ऑन अस। तो बोली क्या जरूरत है आइडियोलॉजी की? अगर सर विचारधारा रहेगा तो सर हम सर उसका सर मानसिकता पे सर ज्यादा दिन सर हम लोग सर रूल सर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर तलवार के ऊपर से ज्यादा सर 100 से 200। बिल्कुल फोर्स, यूज ऑफ फोर्स इज ऑलवेज हैविंग लिमिटेशन। बिल्कुल सही बात है। आप बोलेंगे हम नहीं मानते, हम तो तलवार को ही मानते हैं। चलिए एक डेमो कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, आप बड़े ताकतवर हैं और छोटे बच्चे को रोज मिस हैंडल करें, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, सही भी काम करे तभी उसको मिस हैंडल करें। शुरू में डरेगा, 10 दिन बाद क्या होगा? एक दिन उठा के मार देगा। डिफाई करना होगा। तो ताकत का इस्तेमाल ज्यादा करने से ताकत इरोड होने लगती है। एंड यूज ऑफ फोर्स इज द सिम्टम ऑफ इरोडिंग लेजिटिमेसी एंड ऑथोरिटी। आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार क्या करती है? पहले समझाती है कि आगे नहीं बढ़िए, ऐसा नहीं कीजिए, बैरिकेड मत तोड़िए। फिर भी तोड़ दिया तो क्या करते हैं? नहीं नहीं, पहले लाठीचार्ज करो। पहले समझाया फिर भी तोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? वाटर कैनन, पानी से। स्मोक। फिर दूसरा भी तोड़ दिया कि आगे नहीं बढ़े, नहीं माने, फिर क्या करेंगे? स्मोक। टीयर गैस। ठीक, फिर भी तोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर भी नहीं माने, फिर क्या करेंगे? लाठीचार्ज। फिर भी नहीं माना, फिर आगे बढ़ गए, अब लगा कि अभी हम मार ही देंगे, तो फिर जेल जाइए। नहीं, फिर क्या करेंगे? जेल जाइए। तो गोली चलाना पड़ेगा, लेकिन नीचे नीचे, इसके नीचे, मरना नहीं चाहिए कोई। इतना पेशेंस, इतना समय, सीधा एयरफोर्स को बुलाए, 2 मिनट में बम फटके खत्म। 2 मिनट के काम के लिए इतना पेशेंस, इतना देरी। जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत तो है, वो ताकत के इस्तेमाल में इतना कंजूसी क्यों? सारी ताकत तो है। तुरंत एयरफोर्स बुला दे, तुरंत खत्म, पूरा एकदम सपाट। तो 2 मिनट में बम फटका एयरफोर्स, सारे आंदोलन खत्म। ऐसा क्यों करती है सरकार? दिमाग नहीं है सरकार के पास? क्यों करते हैं सरकार ऐसा? आपको भी ट्रेनिंग में यही बताया जाएगा कि ताकत का प्रयोग अंतिम विकल्प में किया जाए। मनु कौटिल्य भी यही कहते थे, साम दाम दंड भेद में दंड का प्रयोग, डंडे का प्रयोग सबसे लास्ट में करें, पहले साम कर ले, मतलब मिला ले जी, ना बुझा के। वह भी नहीं माने तो दाम यानी ब्राइबरी, रिश्वत दे दें। फिर भी नहीं माने तो भेद यानी डिवाइड एंड रूल, उसमें फूट डाल दें। एकदम नहीं माने तभी लास्ट में दंड शुड बी यूज्ड एज लास्ट रिजॉर्ट। सुना आपने? तो ऐसा क्यों? जो सरकार, जिसके पास ऑथोरिटी है, जिसके पास सॉवरेंटी है, जिसके पास सेना है, जिसके पास बल है, रिसोर्सेज है, फाइनल ऑथोरिटी है, और वो सरकार जिसके पास शक्ति का भंडार है,
वो शक्ति के प्रयोग करने में, ताकत के प्रयोग करने में इतना कंजूसी For the people, by the people, of the people. नहीं। मनु कौटिल्य में फॉर द पीपल बाय द पीपल कहाँ था? उसमें मोनार्की थी। उसमें राजा हर समय ताकत का इस्तेमाल करता था, अंतिम विकल्प के रूप में करता था। राजा के कहने पे कोई बात मान ले तो उसको फिर भी मारेगा कि क्यों बात मान लिया। नहीं, तो ताकत का प्रयोग अंतिम विकल्प में होगा ना। द पॉइंट इज दैट द मोमेंट यू यूज फोर्स, you prove that your legitimacy is lacking, your authority has eroded, there is no voluntary compliance, आपकी authority नहीं रही, आपकी legitimacy नहीं रही, आपकी वैधता नहीं रही, तभी तो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। When you start demanding obedience, you fail to command obedience. Obedience, command होना चाहिए या demand? कमांड होना चाहिए। ऑथोरिटी में कमांड होता है और फोर्स में डिमांड होता है। तो मोस्ट पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पावर इज ऑथोरिटी, नॉट फोर्स। समझ में आया? तो अब आप समझ में आ गया कि लंबे समय तक भारत का खून पीना है तो, जी सर, लंबे समय तक भारत का खून पीना है तो क्या करना पड़ेगा? तलवार या आइडियोलॉजी? This ideology was used to mobilize support of Indians for their rule in India. वरना 1,05,000 यूरोपियन व्हाइट लोग 30 करोड़ भारतीयों पे शासन कैसे करेंगे? नमक सब्जी पे शासन कैसे करेगा? बताइए, नमक सब्जी पे शासन कैसे करेगा? 1 लाख का पॉपुलेशन और कहां 30 करोड़ का पॉपुलेशन, क्या है? और शासन उनका और गुलाम हमारा, गुलामी हमारी। So this ideology was used to prove their legitimacy, to prove their rightfulness, to justify the rule in India, to sustain the rule in India, कि हम तो आपको सेल्फ रूल की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, हमने 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट लाया, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया, भारतीयों को जोड़ा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जोड़ा 1892 में, डायरेक्ट इलेक्शन भी ले आए 1909 में, 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डायरकी भी ले आए, 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी ले आए, और फिर लास्ट में 1947 में आपको इंडिपेंडेंस भी दे दिया। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। हमारा मिशन पूरा हुआ। हम तो मिशन पे थे, आपको सिविलाइज करने के लिए, आपको डार्कनेस से उजाले में लाने के लिए, आपको सेल्फ रूल में ले जाने के लिए, और अब हमारी पूरी, और ये भी हमारी ही देन। सही है, बिल्कुल सही है। वो ना आते तो हम तो खत्म हो जाए। तो ब्रिटिश रूल, फॉरेन रूल हमारे लिए तो एकदम आशीर्वाद था। हम वो भी नहीं देख पाते, क्योंकि फिर तो वही देखना पड़ता, नुक्कड़ वाला नाटक, रामलीला और दशहरा पूजा में जो होता है, उनके कारण से सब आया, टेक्नोलॉजी आई। तो धन्य भाग हो इंपीरियलिज्म का। अब कैसे लड़े इनसे? हथियार डाल दें, हथियार मतलब आइडियोलॉजी के हथियार। अब नेशनलिज्म पे आते हैं। जब इसको पढ़ेंगे बोलेंगे ये भी सही है, बोलेंगे ये भी सही है। सही का सर्टिफिकेट कौन देगा? ये बोलेंगे हम सर्टिफिकेट देते हैं कि इंपीरियलिज्म सही है, हम लोग बोलेंगे नहीं हम सर्टिफिकेट देते हैं, आप गलत हम सही है। सर्टिफिकेट देने से नहीं, जिस विचारधारा की आइडियोलॉजी ज्यादा प्रभावी होगी, जिस पे ज्यादा जन समर्थन जुटेगा, वो प्रिवेल कर जाएगा अपने आप। सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या सही क्या गलत। तो हाँ, तो वो बाद में आएंगे, अन्ना जाने पे भी आएंगे। अभी पहले इसको नेशनलिज्म, क्योंकि आईआर पढ़ रहे हैं हम लोग। फोकस केंद्र बिंदु से हिलना ज्यादा नहीं, तो पता चला पढ़ कुछ और है, कहीं और गए, तो उससे गड़बड़ हो जाता है। नेशनलिज्म रूट वर्ड तो बताने की जरूरत नहीं है, नेशन। अब ये किस तरह की विचारधारा है, इसको काउंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? उससे स्ट्रॉन्ग बनाना तो पड़ेगा। इस नेशनलिज्म में कौन कौन से विचार हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इस स्ट्रॉन्ग बनाने में क्या बोलेंगे? इनको काटने के लिए, इनको काटना है ना, तो क्या बोलेंगे? ये इसको डाउन करेगा सर। इसको डाउन करेंगे, कैसे डाउन करेंगे? उल्टा, इसका उल्टा करेंगे, कैसे उल्टा करेंगे? उल्टा कीजिए। आपका शासन हमारे भले के लिए नहीं, हमारे शोषण के लिए। आप अपनी मदर कंट्री इंग्लैंड के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, हमारे लिए नहीं।
एक फॉरेन गवर्नमेंट कभी भी राष्ट्र के लोगों के लिए काम नहीं कर सकती। एक फॉरेन गवर्नमेंट हमेशा अपनी मदर कंट्री के इंटरेस्ट को देखेगी, और उनका रूल कोई ब्लेसिंग नहीं है। वो जो चीज उन्होंने लाया वो साम्राज्यवादी शोषण के सहूलियत के लिए लाया, हमारे राष्ट्रवाद के लिए नहीं। इट्स अ डिफरेंट फैक्ट दैट वी यूज व्हाटएवर दे इंट्रोड्यूस फॉर आवर सेक। और एक राष्ट्र सरकार में जिसमें भारत के राष्ट्र के लोग होंगे, जो भारत में ही बसेंगे, भारत में ही जन्मेंगे, भारत में ही मरेंगे, उनकी मदर कंट्री ही भारत होगी, जिनका कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटरेस्ट नहीं होगा, वही सरकार भारतीयों का भला कर सकती है। सो अ फॉरेन गवर्नमेंट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट। एंड एट द कोर ऑफ दिस कंफ्लिक्ट देयर वाज कंफ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट था कि हम अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को कैसे पूरा करें, अपनी मदर कंट्री इंग्लैंड को और कैसे प्रॉस्पेरस बनाए, और हमारा क्या था कि नहीं, ये विचारधारा गलत है और टक्कर होगी। तो शुरुआत में ये धावी होगा जी, रूल करेंगे, धीरे धीरे समय के साथ साथ भारत में नेशनलिज्म का प्रोग्रेस बढ़ेगा। तो नेशनलिज्म में शुरू में मॉडरेट आएंगे, नरमपंथी, फिर पिटीशन, प्रोपेगेंडा, दादा भाई नौरोजी, फिर थोड़ा रेडिकल होंगे, लाल बाल पाल अरविंदो, नहीं पैसिव रेजिस्टेंस, पब्लिक मीटिंग, फिर गांधी आएंगे। और गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? He will convert elitist national movement into a mass movement. जी, And no movement in India can be a mass movement without participation of numerically superior workers and peasants. जी, कोई भी इंडिया में आंदोलन, जन आंदोलन नहीं हो सकता जब तक संख्या बल में मजबूत किसान और मजदूर उसमें शामिल ना हो। तो गांधी ने किसानों मजदूरों को जोड़ा कि ड्राइंग रूम में बैठना बंद कीजिए, ये 3 दिन का टैटर बंद कीजिए, ये सिर्फ शहरों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाषण देना बंद कीजिए, कुछ लोगों की तालियां पाके ज्यादा खुश मत होइए, जाइए जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, उनका सपोर्ट लीजिए, उनको साथ लीजिए। तो सत्याग्रह लाएंगे, फिर नॉन कॉपरेशन, फिर नमक का सत्याग्रह, और फिर भारत छोड़ो। तो इससे सभी आगे के स्टेज में राष्ट्रीय आंदोलन का दायरा बढ़ा या नहीं बढ़ा? किसानों सत्याग्रह से किसान मजदूर जुड़ गए, गांधी के चलते गुजरात, बिहार, सिंध जुड़ गए 20s में। फिर 30s में गांधी ने और दायरा बढ़ाया, ज्योग्राफिकल दायरा भी बढ़ाया, सोशल दायरा भी बढ़ाया, हरिजनों को और निम्न कहे जाने वाले वर्णों को भी जोड़ा, सर, महिलाओं को भी जोड़ा, दलितों को भी जोड़ा, और नए क्षेत्रों को भी जोड़ा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटका रीजन। फिर 1942 में पूरा भारत, प्रिंसली स्टेट भी आ गए, और 1942 में उन्हें भी समझ में आ गया कि अब आवर डेज आर नंबर्ड, अब हमारे गिने चुने दिन रह गए। तो ये जन समर्थन तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, क्योंकि जब 1942 में ये लगेगा कि जो सशस्त्र बल हैं वो रिलायबल नहीं रहे। पहले तो लगता था कुछ भी कर ले, ताकत तो अल्टीमेटली क्रश कर ही देंगे। In 1942 में even the personals of armed forces who were Indians started defying British. तब उन्हें भी समझ में आ गया कि अब कमजोर हो गए, अब जाने के दिन आ गए, और वर्ल्ड वॉर ने अब काफी कमजोर कर दिया। और ये बंदर बांट की लड़ाई, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो दुनिया खत्म। तब फिर डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो, यानी कि छोड़ दी इंडिपेंडेंस। कई उन देशों को इंडिपेंडेंस मिला जहां नेशनल मूवमेंट नहीं था, जैसे म्यांमार में समाजवादी शक्तियां इतनी कमजोर हो गई कि फिर उन्हें भी देना पड़ा। पॉइंट इज दैट इंपीरियलिज्म वाज फॉट विद नेशनल। तो कई बार दो विपरीतार्थक आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे कम्युनलिज्म को कैसे लड़ेंगे? संप्रदायवाद सुना है आपको? जी सर, कम्युनलिज्म, इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट सफरर ऑफ कम्युनलिज्म। हमारा पार्टीशन भी ऐसा हो गया, दंगे होते हैं, आए दिन इतना जान माल की क्षति होती है, नुकसान होता है, आम लोग मारे जाते हैं, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है, खराब चीज। कम्युनलिज्म, कम्युनल राइट्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक विचारधारा है, दंगा एक उसका परिणाम है। जी, कहीं दंगा ना हो इसका मतलब कम्युनलिज्म नहीं है, ऐसा नहीं। आप कहेंगे कि मैं सिर्फ हिंदू हूं, भारतीय बाद में देखेंगे कि भारतीय हूं या नहीं। आप कहेंगे मैं सिर्फ ब्राह्मण या इस जाति का हूं, बाकी बाद में देखेंगे कि भारतीय हूं कि हिंदू हूं कि क्या है। आप कहेंगे मैं पहले तेलुगु हूं,
उसके बाद बाद में देखेंगे कि राष्ट्र क्या है और जाति क्या है, धर्म क्या है। तो जो कहेगा जो मैं सबसे पहले तेलुगु हूं, क्या है? रीजनलिज्म। जी जो कहेगा मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूं, तो क्या हो गया? कार्टून या कोई भी जाति ऐसा पर्टिकुलर नहीं। तो और कोई कहेगा कि मैं पहले हिंदू या मैं पहले इस धर्म का हूं, बाकी राष्ट्र बात की बात। रिलीजन कॉम्युनलिज्म। अब कॉम्युनलिज्म इज द प्रॉब्लम पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट लड़े कैसे? नेशनल नेशनलिज्म से, वो तो इंपीरियलिज्म से लड़ा था ना। कॉम्युनलिज्म को कैसे लड़े? आइडियोलॉजी से। सेक्युलरिज्म। कम्युनिज्म को लड़ने के लिए जो विचारधारा है वो क्या है? सेक्युलरिज्म मींस लड़ना, No discrimination on the basis of religion. नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन Religion. रिलीजन। यस, यानी कि सेक्युलरिज्म में जो है वो क्या होता है? रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सर्वधर्म समभाव, स्टेट का कोई रिलीजन ना हो, तभी तो कम्युनिज्म को लड़ पाएंगे। दोनों विचारधाराएं हैं, याद रखिए। इज्म जहां लग गया, विचारधारा में विचारधारा। अब आते हैं एक और एग्जांपल, फिर वापस अपने ट्रैक पे जाएंगे। टेररिज्म क्या है? विचारधारा। विचारधारा। लगा क्या इसमें? ISM। ISM. टेररिज्म क्या है? विचारधारा। विचारधारा। तो किस तरह की विचारधारा है? टेररिस्ट वाला विचारधारा। हाँ, क्या है टेररिस्ट की विचारधारा? आतंकवाद। रूट वर्ड तो वही है, आतंक का प्रयोग, भय का प्रयोग, उग्र, आम लोगों को मारना, फियर साइकोसिस करना। क्यों? इज एनी आइडियोलॉजी इज विदाउट ऑब्जेक्टिव? बिना किसी उद्देश्य के विचार? क्या टेररिस्ट पागल हैं कि बम ब्लास्ट कर रहे हैं, फिजाइन अटैक कर रहे हैं, उनको भी ग्रुप अटैक कर रहे हैं, लोन वोल्फ अटैक कर रहे हैं, कई तरह का अटैक करते हैं टेररिस्ट। स्लीपर सेल्स हैं, टेरर फंडिंग है, नार्को टेररिज्म है, नार्कोटिक्स ट्रेड है। तो क्या वो पागल है? ओसामा बिन लादेन तो केमिकल इंजीनियर था, तो क्या आ गया ऐसा कि उस आतंकवादी बन गया? उनको भी अपनी बात रखनी है। क्या बात रखनी है? वही तो है। वर्ल्ड क्या वही तो, यही तो पूछा जा रहा है कि क्या बात रखनी है? आइडियोलॉजी। क्या आइडियोलॉजी है कि इस आइडियोलॉजी में कौन कौन से विचार हैं? विचार नंबर 1, विचार नंबर 2, विचार नंबर 3, विचार नंबर 4, ऐसे करके बताइए। मतलब इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, उसके लिए ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे, टेररिज्म क्यों करेंगे? डी कंपनी बनाएंगे। इकोनॉमिक के लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा ना, फिदाई में तो मर जाएंगे, तो फिर उस पैसे का क्या करेंगे? साफ तो नहीं जा सकते। वन में होगा सर, वो सर अपना सर टेररिज्म यूज टेरर, फियर साइकोसिस रूल सर करना चाहते हैं on the basis of the ideas which says that existing system is full of injustice. वर्तमान सिस्टम पूरी तरह से नाइंसाफी पर आधारित है। मॉडर्नाइजेशन के आधार नाम पर वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है। इंटरनेशनल गवर्नेंस के नाम पे अमेरिका की दादागिरी चल रही है। कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, हमारी अपनी संस्कृति को नाश किया जा रहा है, और हम टेरर से, भय से, हिंसा से इन सो कॉल्ड न्यूट्रल लोगों को मारेंगे जिन्होंने इस सिस्टम को समर्थन दे रखा है। इनको फोर्स करेंगे, दे थिंक अदरवाइज, उन्हें फोर्स करेंगे कि द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू सर्व योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एंड दे विल बी फोर्स्ड एंड मोबिलाइज्ड to replace existing system by another system. We have no other means. There is no peaceful legal means to get justice. We will use religion like jihad to mobilize more and more support of the people. And one day we will prevail over them. Or that will replace the existing system by a new system. समझ में आया? Yes. तो कोई आतंकवादी पागल नहीं है, वो भी विचारधारा से मोटिवेटेड है। उनका पर्पस क्या है? एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम को बदलना है। वो ऐसा मानते हैं कि ये सिस्टम पूरी तरह से नाइंसाफी पर आधारित है। वो ऐसा मानते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी है। वो ऐसा मानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन नहीं। वो ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पे अमेरिका दादागिरी कर रहा है।
अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो कंट्रीज स्कूलों पे बम बरसा रहे हैं और हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। और अमेरिका तेल की राजनीति के लिए मिडिल ईस्ट में है, कांगो में क्यों नहीं जाते? वो सब ये जो सो कॉल्ड एग्जिस्टिंग सिस्टम के करता धरता है वो टेररिस्ट हैं, हम नहीं। हम तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। समझ में आया नहीं है सर? अब आते हैं एक और आइडियोलॉजी जिससे झारखंड भी प्रभावित है। उसको फिर क्या, कौन सी सर, फिर उसका कौन सा आइडियोलॉजी बोलेंगे हम लोग? टेररिज्म कहेंगे। टेररिज्म इज एन आइडियोलॉजी which consists of set of ideas which says these things. ओके सर। वो कहता है कि भाई पीसफुल लीगल मीन्स ही नहीं है हमें जस्टिस पाने का। हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को अगर बदलना है, लोगों का जन समर्थन अल्टरनेटिव सिस्टम के लिए बनाना है, एक वैकल्पिक व्यवस्था देनी है, तो हमें वर्तमान सिस्टम को उखाड़ना होगा। राइट सर। और ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रल लोग हैं, हमने कहा तो इसमें निर्दोष लोगों को क्यों मारते हैं? सरकार को मारिए। ये निर्दोष लोग देखने में निर्दोष हैं, वास्तविक में निर्दोष नहीं। वोट पे नहीं दे रहा। यही लोग तो समर्थन दे रहे हैं। हम तो कहते हैं बायकॉट कीजिए इलेक्शन का, ये वोट देने चले जाते हैं। हम तो कहते हैं सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है, और ये कहते हैं डेमोक्रेसी। और यही तो सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं सरकार को नहीं, हमें टैक्स दीजिए, पैरेलल गवर्नमेंट हम चलाएंगे, सरकार को टैक्स देते हैं। तो इन लोगों की इनकी सोच बदलनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ये आपका सिस्टम आपकी जान माल की रक्षा नहीं कर सकता, ये फॉल्टी है, ये इनजस्टिस पे आधारित है। हम इसको अल्टरनेटिव सिस्टम से रिप्लेस करेंगे। हम दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अमेरिका की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो करते होंगे, जिनको गुलामी में जीने की आदत है, वो जिए, हम नहीं जिएंगे। नहीं कि जो सिस्टम जो गुलामी वाली है उसमें जो जी रहे हैं उनको भी हम मोबिलाइज करेंगे, उनको फोर्स करेंगे अदरवाइज थिंक करने के लिए, अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने के लिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ मोहम्मद साहब आएगा वहां पे, और उस जगह को तोड़ के बनाएंगे, और अमेरिकन कांग्रेस को तोड़ के वहां धर्म संसद बनाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा और उस दिन विचारधारा ही जीत जाएगी। समझ में आया नहीं आया? सर तो विचारधारा है एक नक्सलिज्म। अब तो खैर काफी कम हो गए, लेकिन 2014-15 से पहले बहुत ज्यादा था। जी सर। तो यहाँ भी झारखंड में भी ऑपरेशन तब लग गया सर। तो नक्सलिज्म क्या है? विचारधारा सुना आपने? नक्सलिज्म किस तरह की विचारधारा है? क्या नक्सलाइट्स पागल हैं नहीं सर। या किसी विचारधारा द्वारा मोटिवेटेड है? वो विचारधारा क्या कहती है? वो विचारधारा कहती है दैट इज फॉलो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म। जी। वो कहती है कि कानूनी, शांतिपूर्ण, अहिंसक तरीके से हमें नहीं सर। लैंड नहीं मिला। जी। भूमि सुधार के नाम पे धोखा हुआ। बिल्कुल सर। भूमि सुधार केवल कानून में और किताबों में रह गया, हमें लैंडलेस को कुछ नहीं मिला। जी। और हमारे ही को शोषण करके इन्होंने पूरी संपत्ति बनाई है, पूंजीपतियों ने, जमींदारों ने, और सरकार ने उन सिस्टम को लेजिटिमाइज किया है। इसीलिए अब बैलेट से नहीं, बुलेट से काम चलेगा। नहीं, अब लाल सलाम, लाल झंडा चलेगा, राष्ट्रीय तिरंगा नहीं। ये राष्ट्रीय आजादी है, हमारे लिए कोई आजादी नहीं है। सिर्फ माउंटबेटन के जगह पे नेहरू बैठ गए, एक एलिट दूसरे एलिट द्वारा रिप्लेस हो गया। किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनका क्या? उनकी आजादी कहां होगी? उनकी आजादी तो नक्सलवाद से होगी। ये इससे नहीं कि एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, सत्ता बदल गई, पहले वो एलिट थे, अभी नए एलिट आ गए। रहे तो एलिट सर। पहले भी पूंजीपति शासन कर रहे थे, अभी शासन कर रहे हैं। मोदी रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे थर्ड फ्रंट रहे, चाहे फोर्थ फ्रंट रहे, अंबानी, अडानी, बिरला का काम, हिंदुजा, गोयनका का काम रुकना नहीं है। मैंने टाटा का नाम नहीं लिया लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जो ज्यादा भलाई के भी बहुत से काम कर रहे हैं। तो ये जो वो कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं
इसलिए नक्सलबारी से स्टार्ट हुआ दार्जिलिंग से, वहां पे चाय के बगान में जो शोषण हो रहा था, सर और फिर धीरे धीरे हिंसक हो गया, धीरे धीरे फैल गया। रेड कॉरिडोर सुना आपने? रेड कॉरिडोर, झारखंड में 18 डिस्ट्रिक्ट पशुपति टू तिरुपति रेड कॉरिडोर, सर पीटी, पशुपति टू तिरुपति। पशुपति कहाँ है? नेपाल का माओइज्म। तिरुपति आंध्र पीपल्स वॉर ग्रुप। और फिर यूनिटी भी बन गई 2004 में, जब बना लिया। माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर जो बिहार का था, एमसीसी, और जो पीडब्ल्यूजी पीपल्स वॉर ग्रुप जो आंध्रा का था, दोनों मिलके बना दिए क्या? सीपीआई माओइस्ट, क्या इकट्ठा लड़ेंगे। तो ये बोले कि विचारधारा हार गई या जीत गई? हार गए। कोई भी जीत पूरी तरह से हारता जीतता नहीं, उसका प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सरकार हरकत में आई, जी सरकार को भी इन पिछड़े क्षेत्रों को, पिछड़े वर्गों को ध्यान में देना पड़ा, चाहे आरक्षण देना हो, सब्सिडी देना हो, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 हो, डेवलपमेंटल वर्क करना हो, निवेश करना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो, मुख्य धारा में लाना हो, ये सब सरकार को फोर्स होकर करना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो नक्सल क्षेत्रों का, वहां के लोगों को रोजगार में ज्यादा बढ़ावा देने की बात करना हो, उनका विकास। अब नक्सलबारी आप जाएंगे बंगाल में तो वहां एकदम पीसफुल, एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नहीं कह सकते विचारधारा हार गई, हार गया ऐसा नहीं कह सकते। इफेक्ट इवन इंपीरियलिज्म भी हारा नहीं, नियो इंपीरियलिज्म के रूप में आ गया, नव साम्राज्यवाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई विचारधारा हार गई। आप कहेंगे हिटलर के मरने से नाजिज्म फासिज्म खत्म हो गया, तो किम जोंग क्या कर रहे हैं? किम जोंग टू बोलते हैं कि हमारा हाथ उंगली हमेशा न्यूक्लियर बटन पे रहता है, इसीलिए हमें इराक समझने की भूल ना करें, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन के फिदायीन हैं। अगर हम गए तो पूरी दुनिया को ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? जन्नत या जहन्नुम, जहां में ले जाए, लेकिन पूरी दुनिया जाएगी। तो उनसे अमेरिका भी थोड़ा सा, लेकिन इराक पे बिना किसी रीजन के सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास करके अटैक कर दिए। ये कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सद्दाम हुसैन बना रहे हैं, ABCI, एटॉमिक बायोलॉजिकल केमिकल, कुछ मिला नहीं। तो इसीलिए ये जो विचारधारा समझ में आ गई? हाँ, कुछ पूछना चाहिए। ओके, तो विचारधारा जो है वो जो है इंपीरियलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, कई विचारधारा अपोजिट है। कम्युनिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म। अगर हमें संप्रदायवाद से लड़ना है तो हमें इस विचारधारा को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक राजनीति में तलवार की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई। समझ में आ गया? अच्छा, तो आगे बढ़े, फिर से वापस ट्रैक पे आते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि व्हाट इज नेशन, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज सिविल सोसाइटी, व्हाट इज सिविल सोसाइटी